हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 15 है। 14 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि ओनली ये पेट के लिए है, जो भी क्वेश्चंस इसमें हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन का है और रोजाना आता है आपका कितने बजे? शाम के टाइम 6 बजे। तो 6 बजे आप लोग जो है कि यूट्यूब पे आ जाए कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए। और देखिए एक काम और कीजिए, वीडियो को देखने से पहले जो है कि आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? स्वयं, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, सभी विकल्प सही है। देखिए बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। ठीक है, इनमें से कौन सा इस पहल का हिस्सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए स्वयं ये भी इस पहल का हिस्सा है, स्वयं प्रभा ये भी है, और राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी ये भी है। देखिए ये 3 तो हो गया, बट ये बात की जा रही है कि 4 प्रमुख डिजिटल पहल, वो चौथा पहल कौन सा है? तो वो है स्पोकन ट्यूटोरियल। ठीक है, ये चारों पहल जो है कि हैं, तो इनमें से ये हो जाएगा आपका ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही है। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, चतुर्मागात्मक क्षेत्रक। पूछा जा रहा है कि डेयरी डेयरी जो है ये किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्रक के अंतर्गत ये आती है? तो ये आती है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये आती है। ये है आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए जब कोई भी उत्पाद को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादक कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जैसे कि आपका क्या क्या चीज़ें, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब सारे, डेयरी हो गया, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी सेक्टर के बारे में मैंने बता ही दिया कि जब किसी उत्पाद को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्राप्त किया जाता है तो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट हम लोग कृषि के माध्यम से जो है कि हमने गेहूँ बोया। ठीक है, गेहूँ बो करके काट लिया और गेहूँ हमारे पास आ गया। तो ये जो कृषि किया हमने, गेहूँ उत्पादन किया, ये क्या हो गया? ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये गेहूं मान लीजिए कि किसी कंपनी में चला गया और कंपनी में जाने के बाद से क्या ब्रेड बन गया या बिस्किट बनने लगा। तो जो ये है ना आपका कंपनी में जो बन रहा है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक है ये। इसमें क्या होता है कि विनिर्माण का काम होता है द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है, तो यहाँ तो हमने गेहूं उगाया, गेहूं कंपनी में गया तो ब्रेड बनने लगा या फिर आपका बिस्किट बनने लगा। उसके बाद से ये ब्रेड और बिस्किट मार्केट में आ गया, तो ये हो गया आपका यहाँ बिकने लगा, तो ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है, टर्सरी सेक्टर हो गया ये। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? उत्पादन होता है। द्वितीय सेक्टर में क्या काम होता है? विनिर्माण का काम होता है। और तृतीय सेक्टर में सर्विस का काम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्वितीय सेक्टर तो आप समझ गए कि विनिर्माण का काम। जो तृतीय सेक्टर है ये इसमें व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, मतलब कि सेवा क्षेत्र जो है कि किस में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो ये रहा आपका डेयरी, प्राथमिक क्षेत्र का। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर। देखिए जीएसटी के संबंध में पूछा जा रहा है कि GSTIN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो GSTIN का फुल फॉर्म होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है, मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्या? तो वो कहलाता है आपका प्रजातंत्र।
दूसरा ऑप्शन आपका सही है। निम्नांकित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूछा जा रहा है कि आपका मूलभूत अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें फंडामेंटल्स राइट्स की, ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स आज के डेट में कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे। ठीक है, एक जो है संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको जो है कि संशोधन करके 300 क के तहत जो है कि उसको कानूनी मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो पहले तो 7 हमारे मूल अधिकार थे, अभी जो है कि आज के डेट में 6 हैं। एक जो है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो है कि क्या कर दिया गया? 300 क के तहत जो है कि कानूनी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट तो 6 हैं। ठीक है, ये है हमारे संविधान के भाग 3 में और 12 से कि कहाँ तक ये जो है कि आपका कहाँ तक है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि 12 से कहाँ तक है? 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें समानता का अधिकार ये जो है कि 14 से 18 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है कि 23 और 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है आपका 25 से 28 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो एंड दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। पूछा जा रहा है कि जो भारत की जो नागरिकता है वह नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो देखिए, भारत की नागरिकता किन किन कारणों से मतलब भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। पहली बात वह है कि अगर वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। देखिए, जो भारत की नागरिकता है ना, वो जो है कि ब्रिटेन के समान जो है कि एकल नागरिकता है। ठीक है, मतलब कि एकल नागरिक, जैसे यूएसए वगैरह में क्या है? दोहरी नागरिकता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, बट हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है ब्रिटेन के जैसा। ठीक है, तो अगर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता कोई धारण कर लेता है तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर वह बंदा युद्ध के समय में किसी जो शत्रु है उसकी सहायता करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि कोई लड़की विदेशी नागरिक से वो शादी कर लेती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर कोई बंदा 5 साल से विदेश में रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल से रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या विदेशी न्यायालय से भी अगर उसको दंडित किया गया है तो भी नहीं समाप्त होगी। ठीक है, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है तो भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन स्वेच्छा से वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786 में, 1772 में, 1771 में, 1773 में। देखिए, जिला कलेक्टर इसका पद जो है कि कब बनाया गया? तो इसका पद जो है कि बनाया गया 1772 में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, उनके द्वारा जो है कि इस पद की शुरुआत की गई 1773 में। 1773 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर से जो है कि इस पद को शुरू कब किया गया? 1781 में जो है कि फिर से इस पद को शुरू किया गया, और आज़ादी के बाद भी ये पद जो है कि अभी है। ठीक है, तो ये कब किया गया? 1772 में। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक न हो। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किसी से अधिक न हो। अगर हम बात करें पंचायत की, ठीक है, तो पंचायत का क्या अर्थ है? ये देखिए, ग्रामीण के क्षेत्र के लिए जो है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 243 का बी, उसके तहत जो है कि एक स्वशासन का गठन या फिर स्वशासन का संस्था है ये पंचायत। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी स्टेट में 20 लाख से अधिक नहीं हो, मतलब 20 लाख से कम है
उस स्टेट में जनसंख्या, तो उस स्टेट में पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य सिद्धांत पर काम करती है? विसरण, अवशोषण, पराशरण, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, खराब गुर्दे वाले रोगी जो होते हैं उन पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? देखिए, ये जो है कि अगर किडनी की हम बात करें तो किडनी में दिक्कत कब आती है? अगर किडनी इन्फेक्टेड हो गया, मतलब किडनी में इन्फेक्शन हो गया, रुधिर प्रवाह में कमी हो जाती है, अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो, या फिर उसमें अवरोध हो जाता है, या फिर उसके कारण जो है कि ये क्या हो जाती है, ये किडनी निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो इसके डायलिसिस प्रक्रिया जिस सिद्धांत पर काम करती है वह जो है कि पराशरण का सिद्धांत होता है। ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। एक मृदु तक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है वह क्या कहलाती है? फ्रेगमोब्लास्ट, आइडियोब्लास्ट, कोनिडियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। देखिए, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइडियोब्लास्ट। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड, मौलिक एसिड। सिरका, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई आवृत्ति आमतौर पे होती है 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, 30 से 300 गीगा हर्ट्ज, 30 से 300 किलो हर्ट्ज एंड 40 से 300 हर्ट्ज। देखिए, टेलीविजन प्रसारण के लिए रखी गई जो आवृत्ति होती है वो आमतौर पे कितनी होती है फ्रीक्वेंसी? देखिए, टेलीविजन प्रसारण के लिए ना दोनों, मतलब कि ऑडियो और विजुअल प्रसारण मौजूद होते हैं उसमें। ठीक है, और ये जो है कि इनकी आवृत्ति, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पे 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक होती है। 30 से 300 किलो हर्ट्ज होती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वो कौन था? तो वो थे आपके सीवी रमन। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सीवी रमन जो है कि 1921 में, सीवी रमन 1921 में लंदन की अपनी पहली यात्रा की, और ये उन्होंने रॉयल सोसाइटी के सामने तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर एक शोध पत्र पढ़ा। ठीक है, और इन्होंने देखिए वायलिन हुआ, बीड़ा हुआ, तंबूरा हुआ, तबला हुआ और मृदंग हुआ, इनके ध्वनियों के अध्ययन में ये एक विशेषज्ञ थे, सीवी रमन। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक मुक्ति। पूछा जा रहा है कि कौन जो है कि जैनवाद के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं। कौन कौन है? साम्यक दर्शन। ठीक है, साम्यक दर्शन अगर हम बात करें इसकी, तो ये जैन तीर्थकारों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही साम्यक दर्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें साम्यक ज्ञान की, ठीक है, तो जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों के ज्ञान ही साम्यक ज्ञान होते हैं। और साम्यक आचरण की बात करें, साम्यक चरित्र की बात करें, तो जिसका ज्ञान हो चुका है और उसे सही माना जा चुका है, उसे जो है कि कार्य रूप में परिवर्तित करना ही साम्यक चरित्र है या साम्यक आचरण है। तो ये जो कि तीनों रत्न में शामिल है, बट साम्यक मुक्ति जो है कि इसमें शामिल नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे? लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा, रोपड़। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके अवशेष के बारे में बात की जा रही है कि जो स्थान दिए गए हैं उसमें से कहाँ प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, देखिए, अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद। ये जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है।
कालीबंगा की हम बात करें तो ये राजस्थान में है, गंगानगर जिला में, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नागार्जुन कोंडा ये नहीं है। और रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ जो कि पंजाब प्रांत में है, सतलज नदी के तट पर है ये, और यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ जो कि पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो पूछा जा रहा है कि साक्ष्य नहीं मिले हैं कहाँ से, तो नागार्जुन कोंडा से साक्ष्य नहीं मिले, लोथल से मिले ही हैं, कालीबंगा से मिले ही हैं, रोपड़ से भी मिले हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। पूछा जा रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ये थे सबसे ज्यादा औरंगजेब के शासनकाल में। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें मनसबदार प्रणाली की, ठीक है, तो ये मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, और इसे जो है कि किसने प्रारंभ किया था? तो इसको अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदार की मतलब ये प्रणाली जो थी, ये जो है कि प्रशासनिक प्रणाली थी, ठीक है, और अकबर ने प्रारंभ किया था। तो ये मनसब, ये जो है ना आपका, ये है आपका अरबी शब्द, और इसका मतलब होता है कि पद और रैंक होता है मनसब का, ठीक है। तो इनके शासनकाल में जो है कि क्या था कि पद जो रैंक थे, मतलब जितने शासकीय अधिकारी थे या फिर सेनापति थे, उनका मतलब ये रैंक वगैरह जो था, पद था, वही जो है कि मनसब था, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन इसको अगर स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट जो है कि अकबर ने किया था। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बैटिंग, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? तो वो किया था किसने? लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। देखिए, इनके शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये कानून सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? तो सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे, ठीक है। तो वो कौन था? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, एक शब्द आया है हड़प नीति, ये है क्या? हड़प नीति का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका, अगर मान लीजिए कोई पैतृक वारिस जिसका नहीं है, जिसके पिता कोई राजा हैं या फिर बहुत सारे जमीन जायदाद है या बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, मान लीजिए उनका पुत्र नहीं है, तो ऐसे क्या होता था कि ऐसे जो लोग थे ना जिनके पुत्र नहीं रहते थे, तो इसके जो ये लॉर्ड डलहौजी है, ये क्या करता था कि हड़प नीति का प्रयोग करके जो है कि उसको हड़प लेता था, क्योंकि उसका जो है कि कोई वारिस तो था नहीं, ठीक है, कि उसका राज का चला या फिर जो भी मतलब उसके जमीन जायदाद हो उसके नाम से हो। तो उस टाइम पे ये क्या करता था, उस राज्य को क्या करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर देता था, ठीक है। तो ये थी आपकी हड़प नीति। ये जो है कि किसके मतलब किसने वो किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। किसको जो है कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जो है कि उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि 562 रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने का कार्यभारी इन्होंने संभाला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इनकी तुलना जो है कहाँ? जर्मनी के ओटो वान बिस्मार्क है, एक जर्मनी के ओटो वान बिस्मार्क है, उन्होंने क्या किया था कि 1860 के दशक में ऐसा ही महान काम किया था कि बहुत सारे रियासतों को मिला करके जो है कि एकजुट किया था। तो इन्हीं को एग्जाम्पल देते हुए जो है कि इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अरबिंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा है? काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, अलीपुर षड्यंत्र मामला। पूछा जा रहा है कि अरबिंदो घोष का नाम जो है कि किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा है? तो इनका नाम जुड़ा है अलीपुर षड्यंत्र मामला। देखिए, ये जो है कि अलीपुर बम षड्यंत्र केस था एक, उसमें जो है कि इनका नाम जुड़ा था। देखिए, मई 1908 से मई 1909 के बीच जो है कि ये महत्वपूर्ण अदालती मुकदमा था ये, ठीक है। और इन पर ये आरोप था कि इन्होंने
जो षड्यंत्र हैं, जो मतलब ये बम षड्यंत्र केस था, उसमें इन्होंने योजना बनाया है या फिर जो लोग मतलब इस केस में थे उनका सहयोग किया है, इन पे मतलब इन चीज़ों का आरोप था। ठीक है, हालांकि इन्होंने 1909 ईस्वी में जो है कि इनको जो है कि इस आरोप से मुक्त करवा दिया गया, और इनके वकील थे कौन, ये थे चित्तरंजन दास, इनके द्वारा जो है कि इनको मुक्त करवा दिया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? डीडी धर, एस.एन. अग्रवाल, M.N. राय, J.P. नारायण। किसने जो है कि 1944 में गांधी योजना दी थी? तो ये दिए थे S.N. अग्रवाल जी ने। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? वीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, यहाँ भी कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है historyvithsri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।